हाँ देखो, 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो है अपना सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है आपके अब हटा दिया गया है, तो कुछ पोर्शन अपने को नहीं पढ़ना है, बाकी तो सारा का सारा पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को समझने से पहले अपने को स्टेट ऑफ मैटर पे बात करनी है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट और थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो सर, ये मैटर जो होता है या पार्टिकल जो होते हैं उन पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स में आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी है XYZ। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स जब काम करता है तो वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को क्या करके लाता है, क्लोज लेके आता है। क्लोजली जब वो पैक हो जाता है तो उसी बेसिस पर अपन उसकी स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसको मैं IF से लिखूँगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो ये क्या चीज़ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ, नोट करते रहो बेटा, साथ साथ में नोट करो। अब तुम इंतज़ार मत करना कि प्रिंटेड नोट्स में दूंगा, नोट करो फटाफट, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझा कि एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। एटम में बेटा न्यूक्लियस होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर आउटर सरफेस में, आउटर ऑर्बिटल जो बात करें अपन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो मुझे ये बात बताओ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। और सिमिलरली द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम विल अट्रैक्ट टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर। जनरली होगा क्या कि सर न्यूक्लियस इसका इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा और साथ में इसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं तो सर यहाँ पर टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स आता है दैट इज़ द अट्रैक्शन फोर्स। टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स आता है दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये एटम्स में भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में ही काम करता है, एटम्स में भी मॉलिक्यूल्स में भी। फोर्स का नाम है अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बात करें या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन जो है दैट इज द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, देखो बच्चों हीट एनर्जी क्या है, जैसे किसी भी सब्सटेंस या किसी, जैसे मेरे में एनर्जी है तो मेरे में जब एनर्जी होगी तभी तो मैं घूमूंगा। ठीक है, अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी तो मैं घूम फिर नहीं सकता, मतलब मैं मोशन नहीं कर पाऊंगा। तो सिमिलरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास में भी एक एनर्जी होती है दैट, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में दैट इज़ द हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि पार्टिकल्स क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। मतलब एक, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर हीट एनर्जी होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ से ट्रेवल कर सकता हूँ। अगर मान लो 2 एटम पास में हैं, पास में बैठे हैं, नियर बाय बैठे हैं, दैट मीन्स कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन वो जब दूर दूर चले गए तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि सर अट्रैक्शन फोर्स तो कम हो गया लेकिन उनकी हीट एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ट्रेवल तभी कर पाएंगे जब एनर्जी इंक्रीज होगी। तो 2 चीज़ें हैं। तो ये हीट एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट या मोशन। या मैं बात करूं यहाँ पे अपना जो इसका डायरेक्टली यूज़ करना है दैट इज़ रिपल्सन में यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ। रिपल्सन और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब अट्रैक्शन। ये सिंपल सी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, स्टेट ऑफ मैटर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर जब हो जाती है तो उसके बाद में मैं 1 बाय 1 इसको कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। देखो
दो चीज़ें अपने पास में आ गई, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और दूसरा हीट एनर्जी है। मैंने बोला कि मेरे पास देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट हियर, तो मैंने क्या करना है, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है फर्स्ट केस में, क्योंकि अभी फर्स्ट केस की अपने को बात करनी है। मैंने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है इनके बीच में, उसको मैंने कर दिया वेरी हाई एंड द हीट एनर्जी इज़ वेरी लो, और यू कैन से दैट नेग्लिजिबल, वेरी लो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बेटा, ये जो एटम्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये दूर दूर जाएंगे या पास में आ जाएंगे? पास में आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड हो जाएंगे ये, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी हाई एंड हीट एनर्जी इज नेग्लिजिबल। तो इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो किस तरीके से? सर, एटम के पास में एटम, एटम के पास में एटम, सिमिलरली ये सीक्वेंस बनता जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा बेटा, तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ दो एटम्स के बीच में जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? नेग्लिजिबल, मतलब एकदम पास में चिपक गए ना, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टेट से मुझे इस स्ट्रक्चर से इस एटम को हटाना है या मूवमेंट करवाना है सेल्फ, तो क्या सेल्फ मूवमेंट कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी नहीं है और दूसरा अट्रैक्शन फोर्सेज आर वेरी हाई। क्लियर? तो सर इस तरीके से तो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है? ये दिस इज रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब जो हिल डुल नहीं सकता, एकदम फिक्स हो गया। दूसरा, ऐसा कब हुआ? जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी हाई एंड हीट एनर्जी इज वेरी लो। ठीक है, दिस स्टेट इज नोन एज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को अगर डिफाइन करना हो मुझे, सॉलिड स्टेट, तो मैं सिमिलरली क्या बोल सकता हूँ? द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर in which very strong, or you can say very high intermolecular force and very low heat energy। ध्यान देना, very low heat energy between particles, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो जिनसे ये सॉलिड बन रहा है वो, देन द स्टेट इज नोन एज सॉलिड स्टेट। तो सिमिलरली द स्टेट ऑफ मैटर इन विच वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड नेग्लिजिबल हीट एनर्जी। ठीक है, तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट समझ में आ गया। दूसरी बात, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? रिजिड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, इसी को बेस बनाकर अगर मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँ तो सिंपल सी बातें डायरेक्टली इसी से आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर आपको लर्न कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर को देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आ गया, उसको देख लो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अब बात मैं कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो, फर्स्ट बात करते हैं तो इसका सिंपल सी मतलब ये है कि इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड, देखो बेटा, कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका मास क्या होता है? डेफिनेट होता है, या बात करें तो फिक्स होता है। जब ये सॉलिड बना तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स क्या हो गए? असेंबल हो गए, कंबाइंड हो गए ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक अपने पास में एक फिक्स स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसका मास चेंज हो रहा है क्या? इसका मास चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो तो फिक्स हैं। ठीक है, तो फिक्स पार्टिकल है तो इसका मास भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, मतलब डेफिनेट हो जाएगा। तो सॉलिड जो भी होते हैं उनका मास क्या होता है? डेफिनेट होता है। डेफिनेट मास या फिक्स मास, डेफिनेट मास, डेफिनेट बोलें या फिक्स्ड बोलें, एक ही बात है। सेकंड के बाद में थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? जितना स्पेस इसने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे बात करें तो सर ये एटम जितना एक बारी में स्पेस कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ पे कोई चेंजेज हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एक्सपांड नहीं हो रहे, ना कंप्रेस हो रहे। जैसा स्ट्रक्चर, जैसे ये मार्कर की बात करें तो इसने एक बार में जो शेप गेन कर लिया, या इसका स्ट्रक्चर इसने जो जितना स्पेस कवर कर लिया उतना ही तो कवर करके रहेगा। ऐसा थोड़ी कि जेब में डालोगे तो ये जो है इतना बड़ा हो जाएगा और बाहर निकालोगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
तो इसका मतलब हो गया कि सर इसने जो स्पेस मतलब सिंपल होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया इसका डेफिनेट। तो मैं लिख सकता हूँ डेफिनेट वॉल्यूम, राइट और रॉन्ग? ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके शेप की। तो शेप तो आप लोग भी बता सकते हो, समझ में तो आ ही रहा है। सिंपल सी बात करें शेप, तो शेप क्या होगा भाई, शेप भी डेफिनेट होगा। शेप क्या होगा, चेंज नहीं होगा बार बार, तो ऑल्सो डेफिनेट शेप। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेंसिटी की, 5th पॉइंट। तो डेंसिटी बेटा होता है डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो बेटा इसका मास भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है, तो दोनों ही चीज़ें अगर डेफिनेट है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी भी क्या हो गई, डेफिनेट। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या होती रहेगी, बारी बारी से चेंज होती रहेगी, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। ठीक है। तो ये सॉलिड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड में रिजिड स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होती है, या फिक्स्ड आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। और डेफिनेट इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। अब मैं क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से पूछ सकते हैं कि द सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास वाई, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास वाई, बताओ। तो सिंपल सा एक ही रीज़न है भाई, सॉलिड जब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो वो किस वजह से हुआ, जिस वजह से सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो उसका रीजन भी तो यही आ रहा है भाई, उसका रिजल्ट ये आ गया तो उसका रीजन जिससे वो फॉर्म हुआ। तो मतलब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। आपसे पूछे डेफिनेट मास होता है वाई, तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। डेफिनेट वॉल्यूम वाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स। सबका आंसर एक ही होगा, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स एंड लो हीट एनर्जी। क्लियर है मैटर यहाँ तक? ठीक है। तो ये बात तो अपने क्लियर हो गई कि सॉलिड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स की जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो देखो 2 टाइप्स के सॉलिड्स अपने को स्टडी करने होते हैं। एक सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन अभी देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। ठीक है। इसमें दिख रहा हूँ ना कैमरे में? चलो वेरी गुड, शाबाश। तो देखो अब बात कर रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड को क्लासिफाई किया अपन ने 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज़ अमोर्फस सॉलिड। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देख लेते हैं। ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको बोर्ड पे रखना है। फर्स्ट वन मैं बोलता हूँ क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज अमोर्फस। देखो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, जब कोई स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि एटम आएगा बैठेगा, एडजस्ट होते रहेंगे, बैठते रहेंगे, एक के साथ एक चिपकते रहेंगे और चलता रहेगा, तो एक पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब ये जब 3D स्ट्रक्चर बन रहा है तो उस टाइम पे ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे अपन सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस में। ठीक है। जैसे बात करते हैं इस क्लास की बात करते हैं तो इस क्लास में 2 टाइप्स के ह्यूमन बीइंग है, वन इज़ मेल एंड सेकंड वन इज़ फीमेल। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे ये जो मेल एंड फीमेल है इनको मैं एटम ए बोल लेता हूँ मेल को, एटम बी बोल देता हूँ फीमेल। तो ये 2 टाइप्स के मेरे पास यहाँ पे एटम्स हैं। अब जब क्लास यहाँ पे स्टार्ट होती है तो क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट जो होगा वो किस तरीके से होगा। एक तो बच्चों रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब एक रेगुलर ऑर्डर में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं नियमित, ठीक है, ऑर्डर्ड, और एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, मतलब जैसे मन मर्जी आए, जिसको जहाँ जगह मिली वो बैठ गया। एक रेगुलर ऑर्डर होता है और एक इर्रेगुलर ऑर्डर होता है। रेगुलर ऑर्डर में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है, इर्रेगुलर ऑर्डर में जहाँ पे जिसकी मर्जी वहाँ बैठना है। तो फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये जो पार्टिकल्स ए और बी टाइप के जो हैं इनको अपन रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट। या कहें इन ऑर्डर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म में? इन ऑर्डर्ड फॉर्म, मतलब रोल नंबर वाइज आपको बिठा रहे हैं या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ बिठा रहे हैं।
तो देखो कि यहाँ पे सीट थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ये सीट लगी हुई है अपने पास में, मतलब सॉलिड है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है सर, ए यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे ए नहीं बैठेगा, अब यहाँ पे बी, फिर वापस कौन आएगा ए, फिर बी। तो देखो ना एक ऑर्डर फॉर्म हो रही है। फिर यहाँ पे ए, अब देखो यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा बी, ए बी। तो ये कैसा अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन सिमिलर अगर कंडीशन बात करें इर्रेगुलर अरेंजमेंट की, या डिसऑर्डर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, पार्टिकल्स तो सीट तो वही है, लेकिन यहाँ पर जब पार्टिकल्स आके बैठेंगे तो उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। ए आ गया, फिर ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी के पास में बी आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, बी आ सकता है। मतलब जैसा आपको लगे वैसा अरेंजमेंट आप कर लो। लेकिन वो अगर इसमें एक भी आगे पीछे होता है तो वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म हो जाती है, इर्रेगुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो 2 टाइप से अरेंजमेंट आपने देखा। तो सर 2 टाइप्स के सॉलिड फॉर्म हो गए। तो सर द सॉलिड्स इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, द सॉलिड्स इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर इन regular ordered form is known as crystalline solid, and the solids in which the arrangement of particles are in irregular form, then the solid is known as amorphous solid। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, चलो ये बात सब हो जाती है। तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर कौन सा वाला किस कैटेगरी में या क्या इनमें डिफरेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो देखो ए और बी यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग हो रही है वो ए बी में बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो सर यहाँ पर जब इन पार्टिकल्स की अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं कि सर अगर पार्टिकल को आपको लिक्विफाई करना है या वेपराइज्ड करना है तो सिमिलर सी बात है कि उसके पार्टिकल्स को आपको दूर दूर भेजना है, डिस्टेंस करनी है। मतलब सर इस ए को यहाँ से हटाना है, इस बी को यहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो सर यहाँ पे तो सारे सेम टाइप के बॉन्ड है सेम टाइप के बॉन्ड है, तो इनको ब्रेक करने के लिए एक फिक्स एनर्जी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई रेंज है यहाँ पे कि इसको कम एनर्जी चाहिए इसको ज़्यादा, यहाँ तो फिक्स है। तो मतलब कि इनको जब एनर्जी अपन सप्लाई करना चालू करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट जो भी इसका एनर्जी का पॉइंट है उतनी एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तो ये सारे बॉन्ड एक साथ क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर इसमें देखो ना, इसमें तो एक रेंज बनेगी एनर्जी की कि सर ए टाइप के बॉन्ड की अलग रेंज होगी, कम एनर्जी होगा, ए बी टाइप की अलग एनर्जी होगी। तो मतलब जब इसकी हीटिंग अपन स्टार्ट करेंगे तो सर जो वीक बॉन्ड होगा जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले ब्रेक हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर एनर्जी आपको एक रेंज में देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि सर इस टाइप के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात तो हाई होते हैं और दूसरी बात शार्प का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो हाई एंड शार्प, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बात क्या होगी सर, इन रेंज होंगे। ऐसा तो नहीं है ना, एक तो रेंज में होंगे। ठीक है, रेंज का मतलब इतने से इतने तक, और दूसरा इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बेटा लो होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई एंड शार्प होते हैं और इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो एंड इन रेंज होते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात सुने सर, अरेंजमेंट भी हो गया, इसके बाद में आप ये देखो कि एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी चीज़ है, क्या बताऊँ अब, ऐसी चीज़ है तो ठीक है।
चलो छोड़ो, वो नहीं बता रहा मैं आपको। बताऊं क्या? अरे रहने दो यार, नहीं यार रहने दो। बताऊं क्या भाई? ऐसे कैसे बता दो, 500-500 रुपये लगेंगे।